ये आरसीसी का शॉर्ट नोट्स है जिसमें हम बीम कंप्लीट कर चुके हैं और स्लैब चला रहे हैं। जस्ट स्लैब हमको अभी शॉर्ट नोट्स हम देखने जा रहे हैं, जो स्लैब में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से कैसे एसएससी जेई में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हमको सब नहीं देखना है, हमको उतना ही देखना है जो एसएससी जेई में पूछे जानते हैं। तो अब देख रहे हैं हम कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में इसमें से एक सिंपली सपोर्टेड जो स्लैब है ये, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको हम देखेंगे। दिस टाइप्स ऑफ स्लैब, मैंने सिंपली सपोर्टेड स्लैब में कह रहा है, दिस टाइप स्लैब कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग रैंकाइन एंड ग्रोसॉफ्ट मेथड। मैंने कि एनालाइज करने के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं, रैंकाइन एंड ग्रोसॉफ्ट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं क्या है। हाँ, तो ये है आपको सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो है ना, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो डायरेक्टली पूछा जाता है, एक रिलेशन है, उसको हमें याद रखना है। डब्ल्यू एक्स इंटू एल एक्स के पावर 4 बराबर डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई के पावर 4, ये रिलेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए। टोटल लोड बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, टोटल लोड बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, ये हो जाता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब में। ठीक है, अब देखते हैं रिएस्टेंट स्लैब। तो रिएस्टेंट स्लैब जो होता है ना, उसको में हम देखते हैं, रिएस्टेंट में रुका हुआ स्लैब होता है रिएस्टेंट स्लैब। सच टाइप स्लैब इज एनालाइज्ड बाय, तब मैंने उसको एनालाइज किया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंट स्लैब, इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इन लाइन थ्योरी से करते हैं। रेजिस्टेंट स्लैब को कैसे एनालाइज करते हैं, इन लाइन थ्योरी से एनालाइज करते हैं, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे एक खास बात है जो मतलब आगे हम देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा रीड कर लेते हैं। टू मेंटेन फिक्सिटी व्हेन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट आर discontinuous, that corner that is 75% of area of steel mid span should be provide। इससे मैं 75% जो बोला मैटर, उसको हम फिगर से आगे डिटेल में देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ फिगर में हम ये देखने वाले हैं कि मतलब कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कॉर्नर पर जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है 75% होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे हाफ में, यहाँ पे जो होता है हाफ में 50%, ये लाइनिंग जो है ना उसका हाफ में 50% होगा, इधर से 50% होगा। और यहाँ पूरा कॉर्नर पे कोई मतलब स्टील नहीं प्रोवाइड किया जाता है पूरी तरह से। यहाँ पे जो सेंटर में कॉर्नर टाइप का 4 कोना है, इसमें 0% स्टील प्रोवाइड किया जाता है, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे देते हैं 1 वे और 2 वे स्लैब। 1 वे और 2 वे स्लैब में देख रहे हैं। तो 1 वे स्लैब में 2 वे में सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब में क्या है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, द स्लैब whose acceptance ratio is more than 2, it is known as one way slab। acceptance रेशियो जो होगा, accepted रेशियो जो होगा आपका, accepted रेशियो जो होता है मोर देन 2 होगा तो उसको वन वे स्लैब कहेंगे। आई मीन कहने का बता, एल वाई बटा एल एक्स का रेशियो जो होगा मोर देन 2 होगा तो उसको हम वन वे स्लैब कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये देखना है हमको कि द डिफ्लेक्शन ऑफ सच स्लैब लेस कंपेयर टू 1 वे स्लैब। तब हम 2 वे स्लैब में देख रहे हैं। 2 वे स्लैब में ये कह रहा है पॉइंट कि डिफ्लेक्शन जो होता है 2 वे स्लैब का लेस देन होता है 1 वे स्लैब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें एक और बात बोल देते हैं कि 2 वे स्लैब में जो रेशियो होता है एल बटा एल बाई एक्स लेस देन 2 हो जाएगा, और में मोर देन था, इसमें लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्लैब से रिलेटेड। द स्लैब डिजाइन फॉर बेंडिंग बट नॉट डिजाइन फॉर शेयर। कह रहा है कि स्लैब किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन शेयर के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एक मतलब रिमेन एक वैल्यू है, टाउ भी बराबर हो जाता है लेस देन इक्वल टू 0.5 टाउ सी। ये डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। टाउ भी बराबर टाउ भी बराबर लेस देन इक्वल टू टाउ सी, 0.5 टाउ सी, ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेट पॉइंट ऊपर है, ऊपर में देख लेते हैं मिनिमम रेनफोर्स्ड बार। मिनिमम रेनफोर्स्ड बार डायरेक्ट कहेगा, मिनिमम रेनफोर्स्ड बार ऑप्शन में दिया रहेगा, चाहे किसी तरह से पूछेगा तो 0.12% ऑफ बिड्डी एच वाई एस डी कहेगा। मिनिमम रेनफोर्स्ड कहेगा तो 0.12% ऑफ बिड्डी एच वाई एस डी कहेंगे मिनिमम रेनफोर्स्ड बार। ठीक है, अब बात करते हैं द डाया ऑफ बार। हाँ, स्लैब में देख रहे हैं द डाया ऑफ बार लेस देन इक्वल टू डी बटा 8 होना चाहिए, डी बटा 8 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी बटा 8। द डाया ऑफ बार कह रहा है लेस देन इक्वल टू डी बटा 8। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होता है, डी बटा 4 होता है, या तो 25, और गैप जो होता है
5 mm होना चाहिए, गैप प्लस 5 mm होना चाहिए। द साइज ऑफ एग्रीगेट D/4 या 25 और गैप जो होता है +5 होना चाहिए हो जाता है साइज ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे हर साल की क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पूछ रहा है। तो ये हो जाता है 0.15% ऑफ BD माइल्ड स्टील के लिए और 0.12% ऑफ BD HYSD के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं देख रहे हैं मिनिमम एरिया, तो डायरेक्टली मिनिमम एरिया हमसे पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, 0.12% ऑफ BD HYSD देंगे, ये मेरा आंसर होगा। ऊपर भी हम देख चुके हैं मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार 0.1% ऑफ BD HYSD देंगे, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ये बात हमको याद रखना है, हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक, मिनिमम एरिया के। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है सबका अलग अलग होता है। तो 1 वे स्लैब का अलग होता है, 2 वे स्लैब का अलग होता है। फॉर 1 वे स्लैब, तो 1 वे स्लैब जो होता है उसके लिए क्या देखेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो कंटिन्यूअर बीम के लिए मॉडिफिकेशन 7 हो जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 हो जाता है और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 हो जाता है। कंटिन्यूअस बीम के लिए यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब कहते हैं 2 वे स्लैब जो होता है उसका मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है। इसमें 2 वे स्लैब में मॉडिफिकेशन फैक्टर हो जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए हो जाता है 35 और इसको माइल्ड स्टील कंडीशन में 35 होता है, HYSD में 28 हो जाता है। कंटिन्यूअस बीम में देखेंगे तो कंटिन्यूअस बीम में देखेंगे कि माइल्ड स्टील का जो होता है 40 हो जाता है और HYSD का 32 हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन है कि जब भी आपको 2 वे स्लैब में आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर पूछेगा तो अगर नहीं दिया हुआ किसका है तो हम सिंपली सपोर्टेड को मानकर आंसर देंगे। तो माइल्ड स्टील में कितना था 35 और 40 और HYSD में 28 और 32 हो जाता था। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर है 2 वे स्लैब का। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बात कर रहे हैं बीम एंड स्लैब में क्या होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू क्रीप श्रिंकेज थर्मल स्ट्रेस, अगर सब्जेक्टेड टू, ये सब आपको सब्जेक्टेड है आपको स्ट्रक्चर पे, व्हेन सब्जेक्टेड टू क्रीप श्रिंकेज थर्मल स्ट्रेस, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा स्पान बट्टा 250 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन रहेगा, लेकिन इसमें कह देगा आपको अप्लाइड पार्टीशन लोड कहते हैं सब्जेक्ट टू क्रीप श्रिंकेज थर्मल स्ट्रेस एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन लोड कह दिया। तो इसको हम डायरेक्ट डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें हो जाएगा स्पान बटा 350 और 20 mm का मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, इसका मिनिमम लेकर हम मतलब आंसर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें देखते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है। माइल्ड स्टील के लिए हो जाता है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.15 ऑफ BD और 0.12 ऑफ BD HYSD के लिए हो जाता है। ये होता है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना हो जाता है। स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है 5D और 300 mm का मिनिमम ले लेते हैं। स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिंग के लिए 5D और 300 mm का मिनिमम ले लेते हैं। फिर नोट पॉइंट में एक देखते हैं कि आपको अगर थिकनेस नहीं दिया हुआ है स्लैब का, अब बनाने के लिए डायरेक्टली कह दिया तो कितना mm को बना सकते हैं, मोर देन 75 mm बना सकते हैं। थिकनेस ऑफ स्लैब नहीं दिया है तो। अब देखते हैं आगे स्पेसिंग ऑफ मेन बार। जैसे यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग देखें कि 5D और 300 mm मिनिमम हो जाता है, उसी तरह से देखें स्पेसिंग ऑफ मेन बार का, तो यहाँ पे देखें 3D और 300 mm का मिनिमम ले लेंगे। मेन बार कहेगा तो 3D 300 mm का मिनिमम ले लेंगे, वहाँ पे 5D लिए थे, यहाँ पे 3D ले लेंगे मेन बार के लिए। डिजाइन ऑफ स्लैब, तो डिजाइन ऑफ स्लैब में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस इसमें। विड्थ ऑफ स्लैब फॉर एनालाइज है, आपको एनालिसिस करना है विड्थ ऑफ स्लैब को, तो कितना लेकर एनालाइज करेंगे तो 1000 लेकर करेंगे, 1000 mm लेकर हम मतलब एथी करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो इफेक्टिव कवर के लिए फॉर्मूला इसमें है डिजाइन ऑफ स्लैब में क्लियर कवर प्लस 5n/2, इसे हम पीछे भी देखे थे। ठीक है, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाउंड एंड चैलेंज से है। तो बाउंड एंड चैलेंज जो है ना, इसमें सारे बात इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है बाउंड एंड चैलेंज से। देखते हैं इसमें क्या क्या है कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है बाउंड स्ट्रेस इज द लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट में समझाया हुआ है कि स्ट्रेन इन कंक्रीट नियरली इक्वल टू द स्ट्रेन ऑफ स्टील। कहने का मतलब है कि परफेक्ट बॉन्ड बनाना है, आपको परफेक्ट बॉन्ड बनाना है, द स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेन ऑफ स्टील दोनों इक्वल होना चाहिए, तब परफेक्ट बॉन्ड बनेगा। ये कहने का मतलब है बाउंड ऑफ इंश्योरेंस के फर्स्ट पॉइंट में। अब देखते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट है जो बाउंड ऑफ इंश्योरेंस के।
सारे पॉइंट्स इसमें हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन इज मोर देन टेंशन। पहला पॉइंट कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंप्रेशन का ज़्यादा होता है टेंशन से। सेकेंड पॉइंट ए कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रिप्ट बार इज मोर देन प्लेन बार। कहने का मतलब है कि जो रिप्ट बार होते हैं जिसमें धारी काटा हुआ रहता है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा होता है प्लेन बार से। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़कर इसमें फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ में। तो इसमें 3 पॉइंट सबसे पहले ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, टाइप ऑफ स्टील हो जाएगा और टाइप ऑफ स्टील हो जाएगा। इसको डिटेल से देखते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में डायरेक्टली एक फार्मूला जो याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला है 0.16 FCK पावर 2/3। और टाइप ऑफ स्टील कहेंगे तो टाइप ऑफ स्टील में वही जो पीछे हम देखें अभी जस्ट, तो रिप्ट बार है जो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा और नॉर्मल बार जो है प्लेन बार जो होता है कम देगा। टाइप ऑफ स्ट्रेस वही बात पीछे जो देखे हम, कंप्रेशन जो है ज़्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ देता है और टेंशन कम देता है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट इसी का है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, एज पर ISA 456/2000 का। अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ हम पढ़े हैं जस्ट, कंप्रेशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा होता है, तो 25% मोर देन होता है टेंशन से बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर जस्ट अभी हम देखे हैं कि आपको रिप्ट बार का ज़्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कितना ज़्यादा होता है वो देखेंगे हम, तो 60% ज़्यादा होता है HYSD से कंपेयर टू माइल्ड स्टील, 60% ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में बॉन्ड रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैकेनिज्म होता है उसमें हम 2-4 बातें देखते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जो ABC में सबसे मेन पॉइंट इसमें आ जाता है यहाँ पे, कि डायरेक्टली ये याद रख लेते हैं उसमें हम कि द मेजर रिस्पॉन्सिबल ऑफर्ड बाय मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ वार। कह रहा है इसमें कि बॉन्ड ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है किस पे ज़्यादा मतलब डिपेंड्स करता है डायरेक्टली, तो रिस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिकल बिहेवियर पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ अपना जो होता है रड जो लगाते हैं अपना RCC स्ट्रक्चर में, और किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो मैकेनिकल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इस सारे पॉइंट्स का मतलब डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है कि मैकेनिकल बिहेवियर पर अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स करता है। ठीक है, हाँ करता है, लेकिन मेजरली वही होता है। टाइप ऑफ बॉन्ड, अब देखते हैं यहाँ टाइप ऑफ बॉन्ड, तो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है ना, तो इसमें हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स में सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें देखता है द बार शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द थर्मल थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट टू मेंटेन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना वो थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट से आगे चला जाता है। वो किस लिए जाता है, आगे तक क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए कट ऑफ पॉइंट से आगे तक प्रोवाइड किए यहाँ पे, किस लिए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये हुक जैसा है वो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को पकड़ के रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें और क्या पॉइंट बच गए हैं। हाँ, ये देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, सबसे मेन पॉइंट है कि आपको मतलब रॉड जो होता है ना उसके मतलब पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो उसी से रिलेटेड एक फार्मूला है टॉबी बराबर, तो टॉबी बराबर फार्मूला जो होता है ना उसका फार्मूला होता है V बटा पैरामीटर ऑफ बार मल्टीपल Z। टॉबी बराबर फार्मूला होता है V बटा पैरामीटर ऑफ बार मल्टीपल में Z, ये होता है आपको फार्मूला टॉबी बराबर। तो टॉबी जो होता है लेस देन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है टॉबी D से। ठीक है, ये बात को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे जो सारी बात यहाँ लिखा पॉइंट में उसका डायरेक्ट मतलब यहाँ पे निकलता है कि बाउंड स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ बार पर डिपेंड करता है। अभी जस्ट बताएं कि बाउंड स्ट्रेंथ जो होता है पैरामीटर ऑफ बार पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ का। तो डेवलपमेंट लेंथ मेरा पॉइंट है, इसमें डेवलपमेंट होता क्या है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इट इज द एडिशनल लेंथ, एक एडिशनल लेंथ होता है, ठीक है, ऑफ बार विच इज रिक्वायर्ड इन द सेक्शन टू मेंटेन द बाउंड स्ट्रेंथ। बाउंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हम डेवलपमेंट लेंथ को मतलब जरूरी पड़ती है। इट इज द लेंथ ऑफ बार विच इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कट ऑफ पॉइंट मेंटेन द बाउंड स्ट्रेंथ। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ जो होता है उसका मेन काम होता है आपको बाउंड स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ही हम डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है मेरा ये डेवलपमेंट लेंथ वाला फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। 0.87 FY5 4 टाउ BD, ये फार्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ का 0.87 FY5 बटा में 4 टाउ BD, ये बाउंड स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अनचेंज लेंथ। अनचेंज लेंथ जो होता है इसमें कुछ खास पॉइंट है, हम उसको देख लेते हैं। अनचेंज लेंथ इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ। हाँ, अनचेंज लेंथ का एक खास बात है कि ये जो है पार्ट ही होता है, अनचेंज लेंथ जो होता है डेवलपमेंट लेंथ का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें ही आगे पॉइंट्स देखते हैं। अनचेंज लेंथ में ही है आपका खास पॉइंट ये था अनचेंज लेंथ, उसी में हम पढ़ रहे हैं आगे। अब ये मतलब आपका मेन टॉपिक है।
एंचरेंज वैल्यू ऑफ बार इज डेवलपमेंट ऑन द एंगल एंचरेंज। हाँ मैंने एंचरेंज वैल्यू जो था किस पे डिपेंड करता है, वो मतलब डिपेंड किस पे करता है, तो एंगल ऑफ एंचर पे करता है। एंचरेज वैल्यू जो था एंगल ऑफ एंचरेज पर डिपेंड करता है, एंचरेज वैल्यू एंगल ऑफ एंचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एवरी 45 डिग्री एंगल एंचरेज वैल्यू 45 डाया, मतलब एंगल जो होता है 45 डिग्री पर आपको 45 डाया होता है, लेकिन इसी को हम अगर डिटेल से देखें तो एक्सटेंशन ऑफ एवरी एंगल शुड बी एटलीस्ट 45, मतलब सभी जगह मतलब एंगल जो होता है उसमें 45 हम लेके मतलब डाया को लेकर चलते हैं। एंचरेंज में 45 डाया सब जगह होता है। एंचरेंज लेंथ द इक्वल टू, एंचरेंज लेंथ जो होता है किसके बराबर होता है वो हम देखने जा रहे हैं कि एंचरेंज लेंथ किसके बराबर होता है वो देखेंगे। तो एंचरेंज लेंथ जो होता है 12 फाई और डी मिनिमम को लेते हैं। तो एंचरेंज लेंथ डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एंचरेंज लेंथ कितना वैल्यू होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट हम देखें याद रखेंगे 12 फाई और डी का मिनिमम होता है एंचरेंज लेंथ, 12 फाई डी का मिनिमम होता है एंचरेंज लेंथ, ठीक है। आगे देखते हैं एंचरेंज लेंथ के बाद क्या है। एंचरेंज लेंथ के बाद हम देखते हैं इसमें स्प्लेइंग ऑफ बार, स्प्लेइंग ऑफ बार है, तो स्प्लेइंग ऑफ बार है, इसको में हम बात करेंगे स्प्लेइंग ऑफ बार में कि क्या होता है। स्प्लेइंग ऑफ बार में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मोर देन 50% बार शुड बी एक्सटेंडेड और स्प्लाइस सेम पॉइंट टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में पॉइंट है ये कि हम जो प्रोवाइड करते हैं आपको स्प्लाइसिंग ऑफ बार में कर रहा है कि लैपिंग होता है, वेल्डिंग होता है, मैकेनिकल इंटरबैंक कपलर होता है, ये सब सारी बातें जो होती है ना कैसे किस तरह से होती है। तो मोर देन 50% ऑफ बार शुड बी एक्सटेंडेड और स्प्लाइस एट द सेम पॉइंट टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के अवॉइड करने के लिए 50% एक्सटेंडेड स्प्लाइस होगा वहीं प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इसमें है कि द बार शुड लेफ्ट स्प्लाइस्ड वेयर बेंडिंग मोमेंट, मैंने कहाँ कर सकते हैं हम, शुड बी लेफ्ट एंड स्प्लाइस्ड कहाँ कर सकते हैं, बार जो यहाँ पे लेफ्ट हुआ ना है, ये लेफ्ट हुआ है बार फिगर में जो दिख रहा है लेफ्ट हुआ है, तो लेफ्ट और स्प्लाइस्ड कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे मोर देन 50% मूवमेंट हो। मूवमेंट जो होता है यहाँ पे मूवमेंट बोला ना कि मोर देन 50% मूवमेंट रहेगा ना, लेफ्ट स्लाइस्ड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50%, जहाँ रहेगा वहीं पे हम ज़्यादा लेफ्ट कर सकते हैं, स्प्लाइस्ड कर सकते हैं, ठीक है। द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन लेफ्ट ज्वाइंट, सेंटर टू स्पेसिंग लेफ्ट ज्वाइंट शुड बी एट लीस्ट 30% या तो 1.3% लेफ्ट लेंथ अवॉइड द क्रिटिकल पॉइंट नियर द ईच अदर। हाँ 30% बोल रहा है, मतलब सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। सो एबव द 32 मीटर डायमीटर वेल्डिंग इज जरूरी, मतलब 32 मीटर डायमीटर रहेगा तो वेल्डिंग जरूरी हो जाएगा आपको इस कंडीशन में, स्प्लेसिंग ऑफ बार में 30 मीटर वेल्डिंग जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर 2 डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार लैप लेंथ इज सेलेक्टेड टू द बेसिस ऑफ स्मॉलर डायमीटर। हाँ बोल रहा कि फॉर द 2 डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार लैप लेंथ इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डायमीटर। कह रहा है कि 2 को डायमीटर का आपको रड है आपके पास है ना, तो उसको कह रहा है ना कि सिलेक्ट करना है तो आपको स्मॉलर डायमीटर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला टॉपिक है मेरा, आगे आने वाला टॉपिक जो लैप लेंथ है। तो लैप लेंथ में देखते हैं क्या क्या हाइलाइटेड पॉइंट है। इफ नो केस लैप लेंथ इज लेस देन 15 फाई और 200 mm। कह रहा है कोई भी केस में आपका लैप लेंथ कम नहीं होगा 15 फाई और 200 mm से, कोई भी केस में आपका लेस देन 15 फाई और 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। केस में लैप लेंथ जो होता है लैप करते हैं, ऐसे हम ओवरलैप करवाते हैं ना, इस तरह से ओवरलैप, वो आपको कोई भी केस में 15 फाई और 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, नोट लेस देन 15 फाई और 200 mm, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन, अब डायरेक्ट टेंशन का कहाँ मतलब केस आता है, अब हम ओवरलैप कर रहे हैं तो सब में करेंगे अलग अलग, डायरेक्ट टेंशन में करेंगे, इन बेंडिंग टेंशन में करेंगे, इन कंप्रेशन में करेंगे, तो कितना करेंगे सब में ओवरलैप, लैप लेंथ है ही तो उसमें जानेंगे सब में। तो डायरेक्ट टेंशन हो जाता है वाटर टैंक में आता है, बेंडिंग टेंशन हो जाता है बीम में आता है, और कंप्रेशन जो होता है कॉलम में आ जाता है। तो डायरेक्ट टेंशन की कंडीशन में, वाटर टैंक कंडीशन में 30 फाई और 2 LD का मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। और इन बेंडिंग टेंशन में माने बीम की कंडीशन में 24 फाई और 2 LD का मैक्सिमम ले लेंगे।
और कंप्रेशन में कॉलम कंडीशन में 24 होगा, लेकिन इसमें 2 LD नहीं, ओनली फॉर LD का मैक्सिमम ले लेंगे। ये होगा लैप लेंथ, इस सब कंडीशन में इतना ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाँ, इसमें देते हैं कि अगर हम कुछ कंडीशन है जो रड का ही है, बार का ही है, 2 बार बाउंडेड इक्वल टू, और 2 बार को 2 बार बाउंडेड इक्वल टू 10% इंक्रीज, 2 बार को बाउंडेड करेंगे तो इक्वल टू तो 10% इंक्रीज करेगा। 3 बार बाउंडेड बंडल, सॉरी बाउंडेड नहीं है, बंडल यहाँ पे है, 2 बार बंडल इक्वल टू 10% इंक्रीज। अगर बार जो है तो बंडल 2 बार का है तो 10% इंक्रीज करेगा, बंडल इस तरह से बनाया हुआ है तो उसमें 10% इंक्रीज करेगा। 3 बार का बंडल रहेगा तो 20% इंक्रीज कर जाएगा। 4 बार का बंडल रहेगा तो 33% इंक्रीज कर जाएगा। बार को बंडल में कितना इंक्रीज कर जाएगा, वो है 10%, 20%, 33%, ये हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स, एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स बोल रहा है। स्टीरप्स को 90 डिग्री बाउंड रहेगा, बेंड रहेगा, 90 डिग्री बेंड रहेगा तो 8.5 होगा एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स। अगर 135 डिग्री हुक रहेगा तो उसके लिए 6.5 एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स हो जाएगा। 180 डिग्री रहेगा तो 4.5 परफेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री का एक्सटेंशन ऑफ स्टीरप्स कितना हो जाएगा, 4.5, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कॉलम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम स्लैब को कंप्लीट किए हैं और उसके बाद जस्ट हम कॉलम का स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।